गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम पे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चंस किस चीज के थे? इक्विलिब्रियम के, याद है? तीन चार चार चार्ज वगैरह वगैरह, तो स्क्वायर वगैरह से लेके हमने 3D तक में क्वेश्चन को पहुंचाया था। तो होपफुली वो 3D में जो क्वेश्चन दिया था वो सबने ट्राई किया होगा। नहीं ट्राई किया तो क्लास में देख लो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या दिया था क्या था। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर कॉर्नर पे चार चार्ज फिक्स हैं। फिक्स का मतलब ये अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर नहीं जा पाएंगे, वो वहां पे फिक्स रहेंगे। और ये जो स्क्वायर है इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है। ठीक, प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल तो जाहिर सी बात है चीज ऐसे एकदम ऐसे इमेजिन करेंगे। तो दिस इज लाइक दिस, ये चार चार्ज हो गए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फिर क्वेश्चन ने कहा कि इसके सेंटर से किसी हाइट h पे, जिसमें h की वैल्यू आपको a√3 दी गई थी, कोई पांचवा चार्ज कैपिटल क्यू था कि स्मॉल क्यू था? ठीक, उसे यहाँ पे हवा में टांगना है। तो सेंटर में अगर कोई चीज ऐसे टांगी जाएगी तो सेंटर में कैसे टंगेगी, जबकि चारों चार्ज कोने में? तो हमने तुम्हें थोड़ा सा हिंट इसमें दिया था पिछले क्लास में कि इसको ट्राई कर लेना कंपोनेंट्स के बेसिस पर, बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए तभी रुक पाएगा, वरना खींच करके नीचे गिर पड़ेगा अगर नेगेटिव कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से क्या गया? रिपल्शन F। ठीक, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। सही। इसका इधर कंपाउंड बना लो, क्या बनेगा? F cos थीटा। तो इधर क्या बनेगा? F sin। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम थीटा हॉरिजॉन्टल में लो या वर्टिकल में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अल्टीमेटली वही आता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एंगल यहां से नापेंगे तो इधर कॉस हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा, फिर इसको एंगल इधर से इधर देखना पड़ेगा। ऐसे देख लो चाहे जैसे देख लो। ठीक, तो एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। तो एक बात समझो कि अगर इस चार्ज का फोर्स ऐसे है तो इसके जस्ट सामने वाले का फोर्स तो ऐसे होगा, है ना? तो अब इसका जो एफ है उसका एंगल थीटा मान ली, इधर क्या बन गया? एफ कॉस थीटा। इधर क्या चला गया? एफ साइन थीटा। एज अ रिजल्ट ये दोनों एफ साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। और ऊपर कितने चले गए? 2f cos थीटा। इसी तरह से यहाँ और यहाँ पर भी तो चार दो चार्ज हैं, इन दोनों का भी ऐसे, इसको ऐसे घुमा के देखो तो इन दोनों का भी क्या होगा? एक एक फोर्स ऐसे जाएगा और फिर ऊपर दो cos थीटा और sin sin क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कुल मिला के चारों कोनों से जो आपको साइन कंपोनेंट्स मिल रहे थे वो सारे क्या हो गए? कैंसिल। और ऊपर की तरफ क्या हो गए? कितने cos थीटा? चार। ठीक, पिछले क्लास में शायद हमने थीटा यहाँ से लिया होता है, यहाँ से ना, कोई बात नहीं, यहाँ से लोगे तो ऊपर साइन हो जाएगा, इधर कॉस हो जाएगा, दैट मेक्स नो डिफरेंस, आंसर फाइनली आपका सेम आएगा। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे कह दें कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा, तो जैसे इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? जो वेट है दैट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय कितने कंपोनेंट ऊपर? 4f cos। अब इसके आगे की स्टोरी तुम्हें समझनी है अपने आप, क्या क्या स्टोरी है। ये पूरा क्या डायगोनल, और यहां से यहां तक अगर देखें सेंटर से लेके कॉर्नर, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? आधा a/√2। सही, क्लियर है? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? f चाहिए और cos थीटा चाहिए, तो दोनों आराम से मिल सकते हैं। cos थीटा मिल जाएगा ट्राइंगल से, ये जो नीचे बना, और फोर्स मिल जाएगा कूलॉम्स लॉ से। तो प्रॉब्लम क्या है? सॉल्व हो गई। क्या लिखोगे? mg बराबर 4f, f क्या लिखोगे? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। यहां से यहां तक डिस्टेंस को हमने स्मॉल r मान लिया। ठीक है, तो क्या हो गया? स्मॉल r स्क्वायर। व्हाट इज cos थीटा? तो तुम्हें cos थीटा मालूम है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों? a√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? r। सही है, मिल गया। फोर्स क्या हो गया? कूलॉम्स लॉ से। और cos थीटा क्या हो गया?
जहाँ भी ये हाइट है, ये 90 है, ये थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा है, ठीक है, ये आर है, ये डायगोनल का आधा है, ए बाय रूट टू, ये एच हमें दी गई थी ए रूट थ्री, हमें इसका कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा इज व्हाट, एच बाय आर, व्हाट इज एच, ए रूट थ्री बाय आर, ठीक, ये प्लेस करते हैं। अब आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है। अब mg is equal to 4k q q upon r q into a root 3, r और निकाल लो, तो r कहां से मिलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम तुमको मालूम है, r बराबर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस a बाय रूट टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, और यहाँ पे h तुम्हें पता ही है कितना है, a रूट थ्री, h क्या है, a रूट थ्री, उसका स्क्वायर करो कितना रहेगा, 3a स्क्वायर, भाई h बराबर a रूट थ्री दिया हुआ है ना तुम्हें, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, प्लस कितना साथ मिलता हुआ है, a स्क्वायर बाय टू, तीन नीचे और एक सात, तो r बराबर कितना आ गया, 7a स्क्वायर बाय टू, अंडर रूट की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसे, बोलो, लिख सकते हैं ना, तो इसको जब यहाँ रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन अब कुछ नहीं देगा, उसका डायग्राम मेन था, कंपाउंड सीखने थे तो वो हो गया, और एक जस्ट फॉर्मेलिटी क्या लिखोगे, 7 a स्क्वायर बाय 2 की पावर कितना q है, इट विल बिकम 3/2 इनटू a रूट 3, अब a यहां से बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, समझ गए ना, टू टू कट जाएगा, a क्यूब बचेगा, a क्यूब ऊपर a से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर तुम्हारे पास आया m बराबर 4k³ अपॉन 7 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 3/2, और अपॉन क्या बचा है यहाँ पर, g, ये g नीचे आ गया ना, बात समझ में आई, ये g नीचे आ गया, बाकी 7a² कैंसिल हो गया था, क्या बचा यहाँ पे, a स्क्वायर, a क्यूब हो गया था, a कैंसिल हो गया था, a स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, तो वैल्यूज को और आगे ले आ चाहो, क्यूब स्क्वायर करना चाहो करो, बाकी फिलहाल दिस इज द, हमारी प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले पूरी बात सुनते नहीं, शुरू में सुन रहे हो तो चुप रहते हो, जब सब कुछ खत्म हो जाता तब एंड में आके बताते हो। अभी हमने क्या बोला, थीटा कहीं से लो तुम्हारा आंसर सेम आएगा, ठीक है, अब तुम थीटा जहां से लेना चाहो वहां से लेके देखो, तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए।
अब देखो एक कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये ग्रेविटेशन में भी रहता है या तो स्टैटिक में। लिख लिया बच्चों? अब देखो क्वेश्चन है, if a charge capital Q, हाँ क्या उधर if a charge capital Q is split in two parts, capital Q minus Q and small q, जाहिर सी बात है अगर एक टुकड़ा स्मॉल q दूसरा कितना बचेगा Q minus Q, ठीक। For what ratio of capital Q by small q, the two parts the two parts will experience maximum force when placed at a certain at a distance r apart। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है कैपिटल Q, उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मतलब बांट दिया दो पार्ट्स में, एक पार्ट है Q माइनस Q, दूसरा पार्ट है स्मॉल q, ठीक। दो पार्ट से बांट के थोड़े डिस्टेंस पे रख दिया। तो कैपिटल Q स्मॉल q का रेशियो कितना होना चाहिए जिससे कि इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम, ठीक है। तो समझो बच्चों, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि जब आप इसे स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट्स, एक कह दो Q1, दूसरा कह दो Q2, ठीक। Q2 अगर स्मॉल q है तो जाहिर सी बात है Q1 कौन है, Q माइनस Q, है ना। एक हिस्सा का स्मॉल q है, दूसरा कितना बचा Q माइनस Q, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों टुकड़ों को जब आपने थोड़ा डिस्टेंस r पर रख दिया, इसको किसको Q माइनस Q2 और स्मॉल q को, तो इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम होने के लिए बच्चों कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेशियो निकाल,
तो एक बात समझ में वाली ये है कि भाई फोर्स मैक्सिमम करना है तो पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू वन क्या लिखोगे? क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू टू क्या लिखोगे? स्मॉल क्यू अपॉन क्या? आर स्क्वायर। ठीक। और आपको फोर्स क्या करना बच्चों? मैक्सिमम करना। तो याद रखो जो रिजल्ट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है लिखा हुआ के क्यू स्मॉल क्यू, भैया क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन कितना? आर स्क्वायर। तो बच्चों मैथ्स में कंडीशन होती है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। जब कोई चीज बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम पहुंच जाती है, किसी भी रेस्पेक्ट में कोई चीज बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो जब अपने मैक्सिमम पहुंच जाएगी तो मैक्सिमम पे जब पहुंच गई इसके बाद और चेंज आएगा क्या? मैक्सिमम हो चुका है, 100 में 100 नंबर आ चुके हैं। मार्क्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द मेहनत, हार्डवर्क। तो मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू हार्डवर्क आपके बढ़ते जा रहे हैं। अब मार्क्स आपके आगे 100, तो अब 100 से ऊपर तो नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम पीक वैल्यू आ गई, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इतनी मैक्सिमम पॉसिबल है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो उसके अंदर चेंज कितना आएगा? जीरो। अब और चेंज नहीं हो सकता। ठीक। तो क्या बोलेंगे कि जब आपका फोर्स मैक्सिमम है तो डीएफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, जो आप बार बार चार्ज में से निकाल चाहे कम ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, व्हेन द फोर्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। ठीक। अब अपने मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो उसमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं होगा, तो डी एफ बाई डी क्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या करना बच्चों, हमें इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना। उनमें से के बाय आर स्क्वायर कौन है? कांस्टेंट। तो इनको तो बाहर निकाल के धक्का दे दो, जीरो हो गया। बचा क्या आपके पास? डिफरेंशिएट करने के क्या बचा? डिफरेंशिएट करने बचा आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होना चाहिए? जीरो। बाकी के बाय आर स्क्वायर यहाँ लिखा था, भेज दिया, चला गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, बोलो कैसे? कैपिटल क्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। इसमें कुछ स्टेप और लिखो। क्या लिखोगे? कैपिटल की बाहर, अंदर बचेगा डी क्यू बाई क्यू माइनस फिर से क्या? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। क्यू के रेस्पेक्ट में क्या आएगा बच्चों? डिफरेंशिएशन 1। याद है? x का x के रेस्पेक्ट में 1, t का t के रेस्पेक्ट में 1, इस तरह से क्यू स्क्वायर का बोलो क्या आएगा? 2q2 माइनस 1, तो 2q बचा इक्वल टू कितना? 0। तो कैपिटल कितना है बच्चों? 2q। हमसे पूछा गया था कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, क्या आ रहा है? 2:1। यानी अगर ये रेशियो है तो आपका दोनों टुकड़ों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है। फिर इसको हम वन बाय वन दूसरी तरह से एनालाइज करेंगे। पहले इतना नोट कर लो, इतना लिखा हुआ है कि दो टुकड़े करे गए Q माइनस क्यू, उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होना है। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आगे एक दो जगह और काम आएगा कि इफ द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन F इज मैक्सिमम देन dF by dQ is 0। ऐसे अगर कहता कि मास है ना, एक मास के दो टुकड़े करने, तो फिर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, तो आगे आंसर क्या आएगा?
2:1। दोनों के क्वेश्चंस का जो तरीका है वो सेम है। ग्रेजुएशन में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा, हम उसको डायरेक्ट m by small m 2:1 लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन से जो रिजल्ट्स निकले उनको देख लें एक बार, उसको याद कर लें, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें करना तो एग्जाम में उसे हमें बार बार टिक ना करना पड़े, और बोर्ड लेवल पे ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं डिफरेंशिएशन के फॉर्म। बोर्ड लेवल पे क्या आएंगे, वो ट्राइंगल और स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, उसमें भी इक्विलिब्रियम वगैरह, उसमें भी 3D वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, हवा में टांगने वाला नहीं आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है, F बराबर K Q1 Q2 by R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ लिख लिया। ठीक है, तो क्या पता चला यहाँ से पता चल रहा है कि कैपिटल Q बाय स्मॉल q 2:1 है, तो स्मॉल को इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले जाओ, तो इसका मतलब स्मॉल q क्या है, स्मॉल q क्या है बच्चों, कैपिटल Q बाय 2, यानी कि उस टुकड़े के, उस चार्ज के जो टुकड़े करे गए उनमें से एक टुकड़ा Q बाय 2 है, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा, Q माइनस 2 करो। 10 रुपए में से 5 रुपए हम ले गए, दूसरा बताओ कितना ले गया होगा, तो 10 माइनस 5 करोगी, कर लो कितना आएगा 5 फाइनली, है ना। तो अगर एक टुकड़े के आधा एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा कितना होगा, आधा, है कि नहीं राधा, दो टुकड़े आधा आधा, तो Q/2 होगा ना, नहीं, ऐसा सोचना पड़ेगा तुम्हें, कुछ नहीं सोचना ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q/2 जब होगा, यानी एक चार्ज के दो बराबर टुकड़े जब आप करते हैं तो उनके बीच का फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, इसी चीज को आप बिना डिफरेंशिएशन के भी कर सकते थे। कैसे, जैसे दो नंबर्स का सम 10 है, सपोज दो नंबर का सम 10 है, यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q है। ठीक है, अब इस दो नंबर का सम 10 है, तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, वो 9 और 1 भी हो सकते हैं, 8 और 2 भी हो सकते हैं, 7 और 3 भी हो सकते हैं, 6 और 4 भी हो सकते हैं, 5 और 5 भी हो सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जब उन दो नंबर्स को, जैसे 9 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी आएगा जब वो दो नंबर इक्वल हैं। कब, जब इक्वल है, चाहो तो चेक करके देख लो। 10 है, 10 के दो बराबर टुकड़े कितने आएंगे, 5 और 5, 5 इंटू 5 25, जब दोनों बराबर थे तो 25 था। अब तुमने कर दिया 9 और 1, कितना आएगा 9, 25 से बहुत कम है। 8 और 2 कर दो, 7 और 3 कर दो, तभी 25 नहीं आया। 6 और 4 कर दो 24, तभी 25 नहीं आया। ठीक, और कुछ करना है नहीं, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कब आता है, जब दोनों नंबर इक्वल होते, 5 और 5, जिसका मतलब एक चार्ज के दो बराबर टुकड़े करोगे तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होने से हमें क्या मिलेगा, अरे भाई फोर्स में इन दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट ही तो है, बोलो। यानी Q1 इंटू Q2 आपको मैक्सिमाइज करना, वो तभी मैक्सिमम होता है जब दोनों Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल। तो ऐसे याद रखो, बस दो नंबर इक्वल है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम, सिंपल। तो जो दो टुकड़े करेंगे उनकी वैल्यूज क्या है, इक्वल या इक्वल, इक्वल। उन दोनों का आपस में रेशियो क्या है, अरे आपस में रेशियो है 1:1, ओरिजिनल के साथ है 2:1, ओरिजिनल कैपिटल Q के साथ है 2:1, और आपस में रेशियो क्या है 1:1। गेटिंग द पॉइंट। अगर तुमसे पूछता Q1 बाय Q2 का रेशियो बताओ कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो बोलेंगे 1:1। और तुमसे पूछता ओरिजिनल और एक टुकड़े का रेशियो, तो 2:1। सिंपल, क्लियर हुआ। तो ये बातें हम लोग आगे मास में नहीं करेंगे, मास में ये फॉर्मूला सेम टू सेम यूज हो जाता है। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। समझो, शेयरिंग हमने पढ़ ली, इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है कि अगर
तीन चार्ज का सिस्टम रखा हुआ है, चार चार्ज का सिस्टम रखा, जो भी रखा हुआ है, अगर उसमें हम स्टेबिलिटी चेक करें, ठीक है, स्टेबिलिटी यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखो बच्चों, इक्विलिब्रियम जैसा हमने पढ़ा पहले क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या बोलो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम के तीन टाइप देख ले यहां पर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के तीन टाइप होते हैं। पहला, समझना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बॉटल अपने बेस पर रखी हुई है तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? अगर इस बॉटल को हम हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक लिमिटिंग वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो इसकी पोजीशन में टेम्परेरी चेंज आएगा, और जब फोर्स हटा लेंगे तो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? स्टेबल है। जिसकी पोजीशन में टेम्परेरी चेंज आए किसी एक्सटर्नल फोर्स से उसे कहते हैं स्टेबल। जिसकी पोजीशन में परमानेंट चेंज आ जाए उसे कहते हैं अनस्टेबल। जिसकी पोजीशन में फोर्स लगाने से पहले या फोर्स लगाने के बाद कोई चेंज ही ना आए उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया जीती या हारी, ये इनको क्रिकेट मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये न्यूट्रल रहते हैं। अच्छा जीती होगी, अच्छा हारी होगी, ऐसे कह के चले जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल टाइप के, ठीक है। तो जिसमें कोई फर्क ही ना पड़े न्यूट्रल। जिसकी पोजीशन में टेम्परेरी चेंज स्टेबल, परमानेंट चेंज अनस्टेबल, कोई चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं, न्यूट्रल। तो देखो बॉटल एट स्पेस, हल्का फोर्स लगाया वापस आ गई स्टेबल। बॉटल को अपसाइड डाउन करके रख दो, ठीक है। अब इस पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी तो रुकी तो है ना, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम में है। जैसे नेट को हल्का सा फोर्स लगाओगे लिमिटिंग वैल्यू का, ये बॉटल गिर पड़ेगी, वापस नहीं खड़ी नहीं होगी, वापस गिर पड़ेगी, ऐसे गिर गई। परमानेंट चेंज आया कि टेम्परेरी चेंज आया? परमानेंट। तो कैसा हो गया ये? अनस्टेबल, ठीक है। और लास्ट में when the party is over, everybody is lying here and there in what state? In neutral state, neutral state, ठीक है। all the three states of a party, when the party begins everybody is stable, starting। और भाई साहब क्या से बढ़िया बढ़िया हाथ मिलाते हैं, टाई वैसे इंटैक्ट रहती है, एवरीबॉडी इज स्टेबल। कोई धक्का दे देगा तो अरे क्या मजाक कर रहे हो क्या, स्टेबल, ठीक। When party is in full swing, all bottles are down, everybody is unstable। टाई भाई कहाँ पता नहीं, धक्का मार दिया हंसते हंसते गिरे जा रहा, अरे भाई तू तो मेरा भाई गिरा रहा, कौन है ये? अनस्टेबल। और थोड़ी देर बाद कौन कहाँ पड़ा हुआ, क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसा अक्सर हमको दिखता है होली पे 12-1 बजे के बाद कोई सड़क पे पड़ा तो पड़ा ही हुआ है, चल रही नाली में पड़ा, क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो फोर्स लगाने से पहले ही बॉटल लेटी हुई थी, बाद में भी लेटी, करेक्ट। तो अब ये चार्ज पे सर कैसे अप्लाई हो रही है? तो चार्ज पे देखो ऐसे अप्लाई हो रहा है, ये एग्जांपल तुम ऑलरेडी कर चुके हो, पर इसमें एक छोटी सी बात बता देंगे और फिर इसमें कोई बहुत लंबी थोड़ी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ये तुम समझ जाओगे। क्यू और ये 4 दोनों कैसे? पॉजिटिव। तुमने क्वेश्चन किया था कि एक तीसरा चार्ज कैपिटल P यहां पर रख दें, तो इसको अपने इक्विलिब्रियम में होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? तुमने कहा तो इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक। अगर हमने इसको नेगेटिव चार्ज लिया और सपोज तुम्हें वैल्यू अगर याद है, याद करो 3 मीटर था, याद है, और इधर से डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें एक थ्योरेटिकल सा स्टेबल अनस्टेबल का एक थोड़ा सा तड़का मारे दे रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज स्टेबल, व्हाट इज अनस्टेबल, व्हाट इज न्यूट्रल, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुमने यहाँ पे इसको रखा हो, ओके। इधर क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्शन? इधर क्या लग रहा है? अट्रैक्शन, सही बात है ना, ओके। अब क्या हुआ कि
इधर से 1 मीटर पे जो फोर्स है, इधर से 2 मीटर फोर्स है, दोनों इक्वल है क्या इक्वल है? इक्वल है, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 0। तो ये किलो में है या नहीं है? ओके। स्टेबल कौन होता है? जिसपे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसकी पोजीशन में टेम्परेरी चेंज होता है, या कह लो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, तो उसे कहते हैं स्टेबल। और नहीं कर पाता तो ठीक। इसको अगर हम हल्का सा एक्स एक्सिस पर खिसका दें, इधर खिसका दें, जैसे इधर खिसकाओगे इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। तो इधर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। कम नहीं होता बेटा, डिस्टेंस कम से फोर्स ज्यादा हो जाता है। डिस्टेंस कम कर दो, याद रखो भैया, आर स्क्वायर इनवर्सली है, तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। तो इधर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ज्यादा और इधर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम। तो क्या चार्ज वापस आएगा कि प्लस क्यू की तरफ चला जाएगा? वापस क्यों आएगा? उधर का फोर्स ज्यादा हो गया, इधर का फोर्स कम हो गया, तो वापस क्यों आएगा? उधर चला जाएगा। तो क्या इसने अपनी पोजीशन को रीगेन किया? पुनः प्राप्त किया? नहीं। तो स्टेबल है क्या स्टेबल? अनस्टेबल। सही है। ओके। पर ये बात अधूरी है। दूसरी बात सुनो, अगर ये चार्ज यहां होता जहां था 1 मीटर, अगर इसको ऐसे जेड एक्सिस पे खींच लेते या इसको ऊपर वाई एक्सिस पे खींचते ऐसे ऊपर, तो इधर क्या लगता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर भी क्या लगता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपोनेंट्स इसको नीचे खींचते और ये वाले कंपोनेंट क्या करते? कैंसिल। तो इसको यहां छोड़ दे तो वापस आता है कि नहीं? आ गया। तो y एक्सिस पे इसको डिस्टर्ब किया तो आ गया, x पे नहीं आया। ऐसे z पे डिस्टर्ब करते तो आ जाता। तो क्या कहते हो इस समय ये इसकी इस पोजीशन पे इसको कहेंगे इट इज स्टेबल अबाउट y एक्सिस एंड z एक्सिस बट अनस्टेबल अबाउट x एक्सिस। ऐसे स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते। ठीक है। अब यहीं पे इसको प्लस ले लो, तो कह दोगे सर x पे खिसकाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो धक्का खा के वापस आ जाएगा। तो प्लस होता तो x पे क्या होता? स्टेबल। और वाई जेड पे क्या हो जाता? इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को और एक तरीके से डिफाइन करते हैं, वो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जिस सिस्टम की एनर्जी अपने मिनिमम पे होती है उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिसकी एनर्जी मैक्सिमम पे होती है उसे कहते हैं, जो मिनिमम पे है स्टेबल और मैक्सिमम पे तो अनस्टेबल। अब ये एनर्जी से कैसे कोरिलेट हो रहा है ये आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, वहां देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिलहाल ये चार्ज कंडीशन क्लियर हो गई ना? वो लिखिए था वो बॉटल्स वाला, उसको लिख लो। हाँ, वो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एक्सेप्शन करेगा, उसी में आपको बचाने वाला है। उसी अगले पॉइंट पे सोएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वही हाई क्वेश्चन ही वही कराया जा रहा है। वो हर जगह आता है, कॉमन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल है। अभी जो करने जा रहे हो वो क्वेश्चन 11 से कोरिलेटेड होता है और एग्जाम में आ जाता है कहीं भी आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आईआईटी में भी आया था, और आईआईटी में आया था थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे, जबकि आपको उसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है। वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें अगर तुम लिखना चाहो ऐसे लिख लो, +4q प्लस क्यू माइनस क्यू। इसके बारे में क्या लिखोगे, -q स्टेबल अबाउट y and z एक्सिस, और -q अनस्टेबल अबाउट x एक्सिस। एंड वाइस वर्सा कब हो जाएगा, जब प्लस की ले लो, ठीक है। ठीक, अब आते हैं बच्चों एक क्वेश्चन पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ज की कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं। चार्ज की थ्योरेटिकल बातों में एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, एक आता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ठीक, और चार्ज से रिलेटेड कुछ और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक। देन वी विल टॉक अबाउट चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये सब थ्योरेटिकल चीजें, इस पे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, स्टेबल अनस्टेबल के बात पर। If two charges plus capital Q each are fixed at 0, 0, B and 0, -B, ठीक, यानी y एक्सिस पे दो चार्ज फिक्स कर देंगे, कौन, +Q। A third charge -q with mass m is placed at x, 0 and it is free to move, ये मूव कर सकता है। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ दिस चार्ज। इसमें ऑप्शन दे दिए गए, SHM but not oscillatory, B oscillatory but not SHM, तीसरा SHM and oscillatory, चौथा लीनियर मोशन, neither SHM nor oscillatory, चौथा ऑप्शन neither SHM nor oscillatory। राइट है ना बच्चों, एक मिनट पहले पोजीशन दिखाओ, सारे चार्ज कहां पर है, एक्स पे वाई पे दिखाओ कहां कहां पर है।
पोजीशन दिखा दी चार्जेस की, कहां पर है बच्चों? देखो इन सब बातों का मतलब क्या है कि ऑसिलेटरी एसएचएम है, एसएचएम में ऑसिलेटरी, क्या मतलब क्या होगा? तो ये मतलब के लिए आपको थोड़ा 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए के 0, बी पे, यानी प्लस यहाँ पर हो गया, ये हो गया बी। दूसरा है 0, बी, यानी यहाँ पर हो गया, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर x, 0 यानी माइनस क्यू। तो अब यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 चार्ज का एक सिस्टम बन गया। बोलो बन गया। इस 3 चार्ज के सिस्टम पे इसके ऊपर बच्चों यहां से क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्शन। और यहां से क्या लग रहा है? अट्रैक्शन ही लग रहा है दोनों तरफ से। ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल है। क्यों इक्वल है बच्चों? क्योंकि डिस्टेंस है, चार्ज आर कॉमन फॉर बोथ। सही है। अब अगर इस एंगल को हम थीटा कहते हैं तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बनेगा? एफ कॉस थीटा। इधर क्या बनेगा? एफ साइन थीटा। इधर क्या बनेगा इसका? एफ कॉस थीटा। इधर क्या बनेगा? एफ साइन। तो क्या कहते हो कि ये दोनों एफ साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो नेट जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर क्या लग रहा है? 2f cos थीटा। और इस 2f cos थीटा की वजह से ये मूव करेगा कि रुका रहेगा? मूव करेगा, क्योंकि इधर कोई अपोजिंग या रोकने वाला फोर्स है ही नहीं। सही है। और ये फिक्स नहीं है, इट इज मूवेबल, फ्री टू मूव। तो जब ये ऐसे आगे जाएगा बच्चों, थीटा बढ़ेगा घटेगा? थीटा थीटा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे ऐसे आगे चलता जा रहा है तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा? हाँ, ये ऐसे जा रहा है तो ये जो फोर्स है थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा है, थीटा, ये बढ़ेगा घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? क्या होगा? थीटा घटेगा बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा? हाँ बढ़ेगा। समझ जाए आप लोग, है ना? समझ लो, स्क्रीन बैठने लगी बेचारी। तो थीटा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो जब यहां से गुजरेगा तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा? 90। नहीं, ऐसे देखो, समझ लो बेटे। बढ़ते 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 यहाँ का पहुंचे थीटा कितना हो जाएगा? 90। उस समय cos 90 कितना होता है? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जब इधर एक्सेलरेट, अच्छा जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, डार्ट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही। तो वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है और फोर्स घटता जा रहा है। और जैसे ही यहां से गुजरेगा फोर्स एग्जैक्टली क्या हो चुका है? 0। लेकिन वेलोसिटी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम। तो ये चार्ज यहाँ रुकेगा कि आगे निकल जाएगा? निकल जाएगा, बहुत आगे जाएगा, देखना तुम। ठीक, हम बता दे रहे हैं। तो जैसे ही बहुत आगे निकला, जैसे यहां से निकला वी मैक्स से निकला, लेकिन जैसे निकला फिर से इसको क्या किया जाने लगा? खींचने लगे, वापस आओ वापस आए, कहाँ जा रहा हो कहाँ जा रहा हो? कहता मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो ये आगे जा रहा हूँ, पीछे फोर्स लग रहा है, तो रिटार्ड करेगा एक्सेलरेट करेगा? रिटार्ड करे। ऐसे करते करते इस वेलोसिटी को ये घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है। और यहाँ आते तो इसकी वेलोसिटी फिर से क्या होगी बेचारे की? 0। और जब 0 हो गई तो क्या यहाँ रुक पाएगा? नहीं। फिर से क्या होगा? फिर एक्सीलरेट होगा। कैसे? वापस। तो फिर खींचेगा, फिर खींचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। फिर यहाँ से आगे निकल जाएगा, फिर वापस खींचा जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर कुल मिला के इस तरह से क्या करेगा ये? नहीं, इस तरह से मोशन करेगा। आगे मोशन एसएचएम है, ऑसिलेटरी है, क्या हमें भी कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो इसमें टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे पीछे ऐसे मूव करता रहेगा, एज्यूमिंग आइडियल कंडीशन, कोई फ्रिक्शन विक्शन का जिक्र है नहीं। तो ये टू एंड फ्रो मोशन तो करेगा ही करेगा पक्का। ठीक, ओके। अब ऑप्शंस जो भरमा रहे हो किस चीज के? कि इट इज एसएचएम बट नॉट ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, इट इज नाइदर एसएचएम नॉट वगैरह वगैरह। तो क्या है, कैसे समझें? तो थोड़ा सा बच्चों आपको पीछे जाना पड़ेगा 11th के पार्ट में। ये है कि फॉर एसएचएम, कोई भी मोशन एसएचएम बच्चों तब होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट, स्क्वायर नहीं था बेटे, जब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और अपोजिटली डायरेक्टेड हो। माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, और फोर्स उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उस तरह को, उसको क्या कहते हैं? एसएचएम। ठीक। तो सर ये ऑसिलेटरी क्या है? तो याद रखो, अगर पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी 2 लाइन में। एनी टू एंड फ्रो मोशन अंडर a restoring force, any to and fro motion under a restoring force is called as oscillatory motion। यानी इस तरह से मोशन होना है, लेकिन किसके अंडर में? एक रीस्टोरिंग, जो उसको वापस आने वाला कोई बल हो,
अंडर अ रीस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। करेक्ट, ठीक। तो ये ऑसिलेटरी है कि नहीं? ऑसिलेटरी है, क्योंकि इसको कोई ना कोई वापस ला ही रहा है, ऑसिलेटरी तो है पक्का, ठीक। एसएचएम, वो ऑसिलेटरी मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा हो, उस ऑसिलेटरी को एसएचएम कहते हैं। वो ऑसिलेटरी जिसमें, भाई हर ऑसिलेटरी में रीस्टोरिंग फोर्स है ना, हर ऑसिलेटरी में रीस्टोरिंग फोर्स है, और वो ऑसिलेटरी जिसका रीस्टोरिंग फोर्स ये रिलेशन शो करे, उस ऑसिलेटरी को क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलते हैं। एकदम सिंपल रिलेशन। करेक्ट, बोलो बच्चों। तो बताओ, अगर हम ये कहें ऑल ऑसिलेटरी आर एसएचएम, ट्रू फॉल्स? ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट एसएचएम। वही ऑसिलेटरी एसएचएम है जिनमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्स या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है। अगर हम ये बोले ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। सही है, सही है, ठीक। अब तो हमें पहले एक ऑप्शन देखो, इसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा बताओ जो कभी सही नहीं हो सकता, जो लॉजिक पे ही नहीं जा रहा है, वो है ए ऑप्शन। उसमें ध्यान नहीं दे रहे। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? एसएचएम बट नॉट ऑसिलेटरी। क्या ये पॉसिबल है? तो ए तो कभी सही हो ही नहीं सकता है कि भाई ऐसा कोई मोशन नहीं हो सकता। एसएचएम तो ऑसिलेटरी, क्योंकि हर एसएचएम क्या होता है? ऑसिलेटरी। क्योंकि वो ऑसिलेटरी, वो वाला ऑसिलेटरी जिसमें रीस्ट्रिंग फोर्स एक्स के या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, उस ऑसिलेटरी को क्या कहते हैं? एसएचएम। ये बात सही है? बोलो बोलो, ठीक। और ये कह रहा है कि एसएचएम बट नॉट ऑसिलेटरी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ये कंपोनेंट जो लग रहा है यहाँ पे नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स या यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी बोलो? 2f cos थीटा। 2f cos थीटा। करेक्ट, बोलो। 2 की जगह 2, f की जगह क्या लिखोगे? k q1 q2 बाय r स्क्वायर, k q1 q2 बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा, है ना। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? x बाय r, x बाय r। सही है। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया, बोलो। रीस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है 2k q x अपॉन r q। ठीक, और दिख रहा है, मोशन से दिख रहा है कि जिधर जा रहा है उसके अपोजिट लग रहा है, तो एक नेगेटिव साइन बाहर से यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक, अब r क्या है? देखो पाइथागोरस थ्योरम से r बराबर क्या हो जाएगा? यहां से कितना, ये b, ये कितना x, तो क्या लिखा है? b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 पावर 1/2 अंडर रूट 1/2। सही है। या रिप्लेस कर दे, कितना आएगा? -2k q x अपॉन, बोलो, b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर, क्योंकि क्यूब है तो क्या बन गया? 3/2। बोलो सही है। अब इस फोर्स को देखो तुम ध्यान से और खुद डिसाइड करो कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये क्या एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? क्या ये एसएचएम है कि ऑसिलेटरी? कि ऑसिलेटरी एसएचएम है? क्या, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? कौन सा ऑप्शन? सी क्या करे? एसएचएम एंड ऑसिलेटरी। बोलो बोलो, क्या टिक करोगे? सी। ठीक। अच्छा, हम तुम्हारी जगह होते ना तो हम बी टिक कर देते, हम बी टिक करके आएंगे क्योंकि बी सही आंसर है। क्योंकि इतना सब कुछ समझाने के बाद तुम गलत जवाब टिक करोगे तो काम कैसे चलेगा बेटे? देखो इधर, देखो एसएचएम वो होता है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना। तो तुमने देखा घाय से -x उड़ा दिया। अरे नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, नजर आ वैसा वैसा इधर नीचे। अच्छा हाँ यार, ये भी तो लिखा हुआ है। क्या सिर्फ x के प्रोपोर्शनल के नीचे भी कुछ लिखा है? नीचे भी x है, तो क्या सिर्फ ये रेशो हो रही? भाई हम ये बात तो तब बोलते हैं जब बाकी साइड चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट। तो क्या ये यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं। सही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स है और
टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो ऑसिलेटरी तो है, पर इसका फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स के डायरेक्शनल नहीं है, तो क्या टिक करना चाहिए? इट इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। बोलो सही बात है, क्लियर हुआ? बी ऑप्शन ठीक करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ट्राइंगल में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी से आ गया। अंडर रूट को 1/2 कहते हैं। समझे नहीं समझे? क्या समझे बताओ? जो ट्रायंगल दिया उसका पाइथागोरस और कैसे आ रहा है? उस आर को रिप्लेस किया तो क्यूब था, 1/2 था, इसे 3/2। सही है। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आता है बच्चों, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आता है, तो पहले तुम इसको लिख लो और फिर सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, इसके आगे। ठीक, ये क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि अभी ये एकदम स्टार्टिंग से और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक ही क्वेश्चन। ठीक है, ठीक।
अब इसका सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी डिस्कस करें तो खत्म नहीं होगा, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ट्यूजडे वाले क्लास में। ठीक है, मैं रिवाइज करके आना, ट्यूजडे क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी नई चीजें उसमें बताएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।